Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. So friends, जो हमारा आज का टॉपिक है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में है. इसका सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम पार्ट 2. सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उनके बारे में बात किया था, जैसे कि हमारा कोल्ड स्टोरेज है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग है और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग है. सो आज हम बात करेंगे कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जो हम एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करते हैं. तो सबसे पहले है विंडो एयर कंडीशनर जो हमारा है, जो जिसको हम नॉर्मली विंडो एसी बोलते हैं. ये आपने घर में जरूर देखा होगा, सभी लोगों ने ये देखा होगा. सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो इट इज ए कॉम्पैक्ट सेल्फ कंटेन्ड यूनिट एंड इंस्टॉल्ड इन विंडो और वॉल ओपनिंग ऑफ द रूम. तो जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है. इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा साइज होता है. सारा जो भी इसमें इसके पार्ट्स होते हैं सब एक ही बॉडी में अंदर में ही फिट होते हैं. कुछ भी बाहर से हमको दिखता नहीं है. सील्ड एक तरीके से इसका बॉडी इसकी होती है. और ये हम विंडो में लगा सकते हैं या फिर वॉल में एक ओपनिंग बना के या कुछ हिस्सा वॉल का काट के उसमें इसको फिक्स किया जाता है. दिस वर्क्स ऑन वेपर कंप्रेशन सिस्टम. तो जो इसका साइकिल है जिसपे ये हमारा विंडो एसी काम करता है वो है वीसी साइकिल. In this compressor, condenser, capillary tube, evaporator, and with electric motor which drives a fan to circulate the air are concealed as a single unit. तो ये जो यूनिट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये मैंने इसका जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लगाया है. इसमें सभी चीजें इस पूरी बॉडी के अंदर ही होती हैं. इसमें हमारा सबसे पहले आता है कंप्रेसर, फिर आता है हमारा जो कंडेंसर है जहाँ से हीट रिलीज होती है, जो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है. ये बाहर की तरफ होता है एनवायरनमेंट में हीट लॉस के लिए. उसके बाद आता है हमारा एक्सपेंशन ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व, जो इस में एक कैपिलरी ट्यूब जिसका जो काम करती है एक्सपेंशन वाल्व का. उसके बाद आता है हमारा इवेपोरेटर, जहाँ पे जो हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है रूम से, वो इसमें यहाँ पे आगे की तरफ होता है. और उसके बाद इसमें एक मोटर लगा होता है फैन को चलाने के लिए, जिससे कि जो हमारा एयर का सर्कुलेशन हो सके. सो ये सब कुछ जो है वो हमारा एक ही सिंगल यूनिट में कंसील्ड होता है. एन एयर फिल्टर इज प्लेस्ड नियर इवेपोरेटर एंड ट्रे इज प्रोवाइडेड बिलो द कूलिंग कॉइल टू कलेक्ट द ड्रेन ऑफ कंडेंस्ड वाटर. सो जो हमारी इवेपोरेटर होता है, वहां उसके आगे में एक एयर फिल्टर लगा होता है, जिससे कि जो एयर है वो हमारी एयर फिल्टर के थ्रू पास हो और प्यूरिफाई हो जाए. यानी कि एयर फिल्टर के थ्रू पास होकर वो साफ होती रहे जो भी एयर हमारी रूम से आ रही है. और साथ ही एक ट्रे लगाई जाती है कूलिंग कॉइल के नीचे, कि जो कुछ भी वाटर या ड्रेन, जिसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ, क्योंकि कूलिंग कॉइल है, ठंडा हो रहा है, एयर उसके संपर्क में आएगी, तो जो एयर का जो वाटर कंटेंट है, जो उसमें आर्द्रता है, वो कुछ नमी रह जाएगी. यानी कि पानी जो हमारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा. कंडेंसेट भी हम उसको बोलते हैं. तो उसको इकट्ठा करने के लिए एक ट्रे नीचे में दी जाती है कूलिंग कॉइल के. जनरली बोथ कंडेंसर एंड इवेपोरेटर आर मेड ऑफ कॉपर ट्यूब्स हैविंग फिन्स टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया. तो जो हमारे ये कंडेंसर है और ये इवेपोरेटर है, दोनों की जो ट्यूब है वो कॉपर की बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर का जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो बहुत ही अच्छा होता है. बहुत ही कम सरफेस में बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर कर लेता है. और फर्दर हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊष्मा है उसको हम ट्रांसफर कर पाएँ, उसके लिए ट्यूब्स के ऊपर फिन भी लगाए जाते हैं. ये कुछ इसी तरह का होता है जैसे आपने अगर जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल का जो इंजन का आगे वाला हिस्सा आपने देखा हो, जिसको हम सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक जिसको बोलते हैं, उस पर कुछ फिन्स बने रहते हैं. तो उसी तरह के फिन यहाँ पर ट्यूब्स पे बनाए जाते हैं, जिससे कि हीट ट्रांसफर और अच्छा हो सके.
सो यहाँ पे हमने इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। जो पिछला वाला फोटो था वो तो एक्चुअल एयर कंडीशनर का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पीछे में एक कंडेंसर लगा होता है जहां से हमारी हीट रिजेक्ट होती है। ये एक कंप्रेसर है, यहाँ से पीछे से ही फ्रेश एयर आ रही है क्योंकि ये वाला पोर्शन एम्बिएंट के लिए खुला हुआ है। सो ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेस होता है, कंडीशनर कंडेंसर में जाता है, वहां से अपनी हीट रिजेक्ट करता है। फिर यहाँ पे आता है एक एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ पे जो है सी से यहाँ पे दिखाया हुआ है, कैपिलरी ट्यूब है जिसमें इसका एक्सपेंशन होता है और उसके बाद ये यहाँ पे इवेपोरेटर में चले जाता है। इवेपोरेटर में जो रूम की एयर आती है वो आती है उसके इवेपोरेटर के ऊपर, उसके कोयल्स को के ऊपर से होती है, वो ठंडी होकर यहाँ से कंडीशनड एयर जिसको हम बोलते हैं वो रूम में चली जाती है। और पीछे की साइड में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिससे बाहर की एयर भी हम कुछ ले सकते हैं, जिससे कि हमारे रूम में फ्रेश एयर टाइम टू टाइम आती रहे। यहाँ पे एक सिंगल मोटर लगा रहता है जिसपे दोनों तरफ फैन होते हैं। एक फैन कंडेंसर की तरफ होता है और दूसरा फैन इवेपोरेटर की तरफ होता है। तो ये जो हमारा फैन इसलिए लगाया जाता है जिससे हमारा जो हीट ट्रांसफर है वो बढ़ सके, क्योंकि हवा कंडेंसर के ऊपर और ज्यादा तेजी से फ्लो करेगी तो हीट ट्रांसफर हमारा अच्छा होगा। ऐसे ही इवेपोरेटर के ऊपर से हवा जाएगी तो रूम में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। अगर हवा में कुछ गति होगी तो रूम के पूरे हिस्से में वो जा सकती है। अदरवाइज जो हमारा एयर का मूवमेंट है वो रूम में उतना स्मूथ नहीं हो पाएगा। सो इन केस हीटिंग, ये हमने अभी तक जो बात हुई वो की कि जब हम कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें विंटर्स में हीटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन केस ऑफ हीटिंग इज रिक्वायर्ड एज इन विंटर द हीटिंग एलिमेंट आर फिक्स्ड इन यूनिट एंड हॉट एयर इज सर्कुलेटेड इन द रूम। तो विंटर में ये हमारा जो कंप्रेसर, कंडेंसर और ये इवेपोरेटर वाला जो पूरा सिस्टम है ये बंद हो जाता है। इसी में कुछ हीटिंग एलिमेंट्स दिए होते हैं, लगाए गए होते हैं, उनको विंटर में ऑन किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट ऑन होते हैं, उनके कांटेक्ट में एयर आती है, रूम की एयर आती है, ये फैन हमारा चलता रहता है, वो सर्कुलेट करता है और हीटिंग एलिमेंट से एयर गर्म हो जाती है जिसको हम वापस से रूम में भेज देते हैं। एयर कंडीशनर, विंडो एयर कंडीशनर इज कॉम्पैक्ट, कैन बी इजिली इंस्टॉल्ड इन ए विंडो और वॉल ओपनिंग। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑफिस रूम्स, इंडिविजुअल रूम्स इन द हाउस। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और ये जनरली ऑफिस रूम्स में, जहाँ पे जैसे जो इंडिविजुअल रूम्स होते हैं, छोटे रूम्स होते हैं, या फिर घर के जो रूम्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। As all the components are concealed in one body, it produces a bit of more sound. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी मूवेबल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे, एक ही कंसील्ड बॉक्स में रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल वॉल पे ही लगा हुआ है। इवेपोरेटर के पीछे जो फैन है, फैन के पीछे कंडेंसर का पार्ट है, साथ ही कंप्रेसर है जो भी वो भी एक आवाज करता है। तो ये सब के सब हमारे बिल्कुल एकदम वॉल के साथ में लगे हुए हैं। तो रूम में जो एसी के चलाने के बाद में आवाज जो है वो थोड़ी ज्यादा आती है। विंडो एयर कंडीशनर आर अवेलेबल इन कैपेसिटी ऑफ 0.5 टन टू 2 टन। तो जो विंडो एसी हैं वो जनरली हमारे 1/2 टन से लेके 2 टन की कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्प्लिट एयर कंडीशनर। ये हमारा जो इसकी जो साइकिल है ये भी वीसी साइकिल पे ही काम करता है। ये एक तरीके से इंप्रूवमेंट है विंडो एसी का। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इन दिस टाइप कन्वेंशनल एयर कंडीशनर, यानी कि जो हमारा विंडो एसी था, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक को हम बोलते हैं इंडोर यूनिट और दूसरे को बोलते हैं आउटडोर यूनिट। सो इंडोर यूनिट में क्या क्या होता है? इंडोर यूनिट, दिस कंप्राइजेज ऑफ कूलिंग कॉइल यानी कि हमारा इवेपोरेटर विद ए मोटर ड्रिवन फैन एंड इट इज माउंटेड इनसाइड द रूम। इट में बी फ्लोर माउंटेड, सीलिंग माउंटेड और वॉल माउंटेड। स्प्लिट एसी भी आप लोगों ने सभी ने देखे ही होंगे। तो हमारी 2 हिस्सों में हम इसके स्प्लिट एसी को होता है, इसीलिए उसका नाम भी स्प्लिट एसी है क्योंकि वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट है। एक पार्ट को हम बोलते हैं इंडोर यूनिट जिसमें हमारी कूलिंग कॉइल होती है, जिसके ऊपर हमारी रूम की जो एयर है जाती है, उसके ऊपर से पास होती है, ठंडी होती है और वापस रूम में आ जाती है। जो हमारी इंडोर यूनिट है इसमें कूलिंग कॉइल के साथ साथ एक फैन भी रहता है जिससे हमारी जो एयर है उसका मूवमेंट, हवा की गति बनी रहती है रूम में।
और इसको हम कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं रूम में, जैसे कि फ्लोर पे भी माउंट किया जा सकता है प्रॉपर माउंटिंग लगा के, सीलिंग यानी कि छत में भी माउंट किया जा सकता है और वॉल में भी माउंट किया जा सकता है। सो दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स इसका, जिसको हम बोलते हैं आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में हमारे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और साथ में ही एक मोटर ड्रिवन फैन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे जो मूवमेंट वाले ज्यादातर पार्ट्स हैं जो ज्यादा आवाज करते हैं वो हमारे सब आउटडोर यूनिट में चले गए हैं, जैसे कि कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया और जो मोटर ड्रिवन फैन है। और ये हम रूम के बाहर में इसको लगा सकते हैं। ये वॉल पे भी लग सकता है और इसको हम छत पे भी लगा सकते हैं या फिर फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से, जैसा भी पॉसिबिलिटी है या जगह के हिसाब से इसको लगाया जा सकता है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने दो जो फैन है उसकी जरूरत पड़ी है हमको। एक फैन हमको इंडोर यूनिट में लगाना पड़ा, एक हमें आउटडोर यूनिट में लगाना पड़ा, जबकि हमारा जो विंडो एसी था उसमें हमारा काम एक ही फैन से चल जा रहा था। सो फ्रेंड्स, अब हमारी जो दोनों यूनिट है उनको लगाने के भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। द डिस्टेंस बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 15 मीटर। तो जो हमारा इंडोर यूनिट है, यहाँ पे हमने जो डायग्राम दिखाया आप देख सकते हैं कि ये रूम वाला पार्ट है, इसमें हमारी ये इंडोर यूनिट ऊपर में लगी हुई है और वहां से इसके सारी पाइपिंग गई हुई है और बाहर में हमारा आउटडोर यूनिट है। सो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 से 15 मीटर के बीच की ही होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस इन दोनों यूनिट के बराबर में होगा तो हमारा जो कूलिंग इफेक्ट है वो घट जाएगा, क्योंकि जो हमारी पाइपिंग है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पाइपिंग में जो प्रेशर लॉस है वो ज्यादा होगा फ्रिक्शन की वजह से। तो इन दोनों यूनिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 to 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही डिफरेंस बिटवीन बोथ यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 5 मीटर। इन दोनों यूनिट की हाइट का जो डिफरेंस है वो भी, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड एक तरीके से कह सकते हैं, वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे भी हमारा कंप्रेसर पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली हमने दिखाया गया है। ये जो डॉटेड वाला जो पोर्शन है ये हमारा रूम है। इसमें हमारा एक इवेपोरेटर है यानी कि कूलिंग कॉइल है, उसके पीछे हमारा ब्लोअर लगा हुआ है। और ये जो हमारी आउटडोर यूनिट है इसमें हमारा है कंप्रेसर और कंडेंसर। यहाँ पे भी एक फैन हमारा एडिशनल लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो रूम हमारा क्लोज्ड है, सिर्फ पाइप ही बाहर जा रहे हैं। तो स्प्लिट एसी के केस में हमारा जो वेंटिलेशन एयर है, जो बाहर की हवा आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। इसमें कोई प्रोविजन नहीं होता जैसे कि विंडो एसी में होता है। सो ऐसे केस में, स्प्लिट एसी वाले केस में, जो प्योरिटी ऑफ एयर है, रूम की जो हवा है उसकी शुद्धता को बनाने के लिए थोड़ा सा विंडो या फिर रूम ओपन करना सजेस्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया कि जो स्प्लिट एसी है वो विंडो एसी का ही एडवांस्ड है या इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदे होंगे, तो हम वो डिस्कस करते हैं। सो एडवांटेज ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर, इट प्रोड्यूसेस लेसर नॉइस। ये कम आवाज करता है। हमने पहले जैसे डिस्कस किया, क्योंकि जो आवाज करने वाले जो पार्ट हैं कंप्रेसर और जो कंडेंसर का जो फैन है वो बड़ा होता है ब्लोअर के मुकाबले। जो अंदर स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट में ब्लोअर लगाते हैं उसके मुकाबले कंडेंसर वाला फैन बड़ा होता है। तो वो दोनों ही नॉइज करने वाली चीज, हमारी कंप्रेसर और फैन, वो आउटडोर यूनिट में लगा हुआ है जो हमारे रूम से अलग है। इस वजह से रूम में नॉइज हमें कम महसूस होती है। कूलिंग कॉइल कैन बी केप्ट एट एनी कन्वीनियंट लोकेशन इन द रूम। क्योंकि अभी हमारी इंडोर यूनिट अलग है, आउटडोर यूनिट अलग है, तो हम उसको रूम में किसी भी कोने में जैसी भी जरूरत है या पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हम कहीं भी रख सकते हैं। विंडो एसी में हम उसी वॉल पे लगा सकते थे एसी को जो हमारा बाहर की तरफ ओपन है, जबकि जो इंडोर जो हमारी स्प्लिट एसी की जो इंडोर यूनिट है हम रूम के चारों वॉल में से किसी पे भी लगा सकते हैं। एज लार्ज साइज कंडेंसर कॉइल कैन बी प्रोवाइडेड, COP ऑफ सिस्टम इज हायर। तो हमारे जैसे इंडोर यूनिट में सिर्फ हमारी
सॉरी, जो हमारा आउटडोर यूनिट है उसमें कंडेंसर कॉइल है और वो रूम से बहुत ही दूर है, तो कंडेंसर कॉइल को हम जो है बड़ा बना सकते हैं, जिससे कि हमारी ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो रिजेक्ट होगी एम्बियंट में। ऐसा करने से हमारा जो सिस्टम है उसका सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगा। बट हमारे स्प्लिट एसी है उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्रेशर लॉस इन सक्शन पाइप, क्योंकि दोनों यूनिट दूर हैं, तो हम दोनों को कनेक्ट करने वाला पाइप है, अगर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सक्शन पाइप में जहां से कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सक करता है वहां पे प्रेशर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो डिस्टेंस है दोनों यूनिट के बीच की उसको कम से कम रखा जाता है। वन एडिशनल फैन हैज टू बी यूज्ड इन दिस सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विंडो एसी में सिर्फ एक ही फैन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन जो हमारा स्प्लिट एसी होता है हमें एक एडिशनल फैन देना पड़ता है इंडोर यूनिट के लिए, और दूसरा फैन होता है हमारा आउटडोर यूनिट में। साथ ही थर्ड है हमारा देयर इज नो प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन एयर। देयर इज नो प्रोविजन फॉर वेंटिलेशन एयर, जो हमने अभी बताया कि बाहर से फ्रेश एयर आने का कोई भी प्रोविजन हमारे स्प्लिट एसी में नहीं होता। So friend, next is centralized air conditioning system. This type of system is used when the cooling capacity required is high, that is more than 25 ton, or high airflow is required, or different zone in a building are to be air conditioned. So जो centralized air conditioning system है हम उसको ऐसी जगह में यूज करते हैं जब वहां पे हमारी जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि जनरली 25 टन से जहां रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वहां पे हम सेंट्रलाइज्ड एसी को रिकमेंड करते हैं, या फिर जो एयर फ्लो है वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या फिर बिल्डिंग का एरिया बहुत बड़ा है और हमें बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों को कूलिंग करनी है, एयर कंडीशन करना है। इन सच सिस्टम कूलिंग प्लांट इज लोकेटेड एट सेंटर प्लेस and the conditioned air or chilled water is supplied to the various part of building through duct or piping simultaneously. ऐसे सिस्टम में जिसको हम सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं, तो जो हमारा कूलिंग प्लांट होता है वो एक जगह पे लोकेटेड होता है और वहां से हम हवा को ठंडा करके बिल्डिंग के सभी हिस्सों में भेजते हैं, या फिर जो हमारा चिल्ड वाटर होता है एयर कूलिंग प्लांट की मदद से हम वाटर को ठंडा करते हैं और उस चिल्ड वाटर को जो हमारा बिल्डिंग है उसके सभी जगह पे पहुंचाया जाता है, और रूम के एंड पे जहां पे हमको एयर चाहिए वहां पे जो हमारा चिल्ड वाटर की एक कोयल होती है उसके ऊपर से हवा को पास कराकर एयर को कूल किया जाता है। तो ये दो तरीके हम यूज करते हैं, एक है कि हवा को कूलिंग प्लांट में ही पूरी तरह से कूल कर लिया जाए और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या फिर कि कूलिंग प्लांट में हम पानी को ठंडा करें काफी कम टेम्परेचर पे और उस पानी को पाइपिंग के थ्रू पूरी बिल्डिंग में भेजें, और जिस जगह पे हमको एयर चाहिए उस जो चिल्ड वाटर की जो पाइप है उसके पास में ही एक ब्लोअर लगाएं जिससे उसके ऊपर से हवा ठंडी होकर पास होती रहे और हम उसको रूम में सर्कुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंप्रेसर है जिसको एक मोटर की मदद से हम चला रहे हैं, और ये हमारी मेन कूलिंग कॉइल है। यहां से हमारा कंप्रेसर में ये रेफ्रिजरेंट आ रहा है, यहां से आउट हो रहा है, कंडेंसर में जा रहा है जहां पे वो अपनी जो हीट है वो एम्बियंट कंडीशन यानी कि बाहर वातावरण को दे रहा है। वातावरण से जो है हम कंडेंसर को कूल करने के लिए एडिशनल यहाँ पे वाटर का या दूसरे प्रोविजन भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी भी हमारे स्प्लिट एसी या फिर जो जिनको हम स्टैंड अलोन यूनिट बोलते हैं उनसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे हम कंडेंसर को कूल करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते जो हम सेंट्रलाइज्ड एसी में कर सकते हैं। सो कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट कूल होके वो हमारा जाएगा थ्रोटल वाल्व में, थ्रोटल वाल्व में इसका एक्सपेंशन होगा और फिर ये हमारा चला जाएगा मेन कूलिंग कॉइल में जो कि हमारा इवेपोरेटर वाला पार्ट है। अब ये हमारी जो ऊपर आप देख सकते हैं रिटर्न एयर, रूम से हमारी एयर आ रही है। दूसरा हमारा एक पार्ट है जो फ्रेश एयर है, तो इसमें हम फ्रेश एयर का प्रोविजन भी ले सकते हैं। तो कुछ पार्ट हमने रूम से वापस ले लिया या कंडीशनड स्पेस से ले लिया, कुछ पार्ट हमने फ्रेश एयर का ले लिया, दोनों को मिक्स करके हमने फिल्टर से पास किया जिससे कि एयर को प्यूरिफाई किया जा सके। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हीटर कॉइल भी दी हुई है जो हम विंटर में यूज कर सकते हैं।
उसके बाद ये मेन कॉइल है, कूलिंग कॉइल, जिसके ऊपर से एयर पास होगी, और उसके बाद यहाँ पे एक ह्यूमिडिफायर भी हमने दे रखा है। ह्यूमिडिफायर क्या करेगा, जब हमें एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ाना है, तो हम इस ह्यूमिडिफायर की मदद से वाटर को स्प्रे करके एयर की ह्यूमिडिटी भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एलिमिनेटर्स लगे हुए हैं कि जो एयर में हमने वाटर मिक्स किया, तो जो बड़े कण हैं वाटर के, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो हमारे सिस्टम में आगे ना जाए, तो उन ड्रॉपलेट्स को इस एलिमिनेटर की मदद से हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये हीटर दिया हुआ है, अगर हमको वापस से अपने एयर को हीट करने की जरूरत पड़े तो हम उसे हीट कर सकते हैं। फाइनली ये जो एंड हमारा यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारा सप्लाई एंड है, जहां पे हमको एयर चाहिए। तो यहाँ पे हम एक एडिशनल ब्लोअर लगाते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम के थ्रू एयर को सक करता है, और जो आगे सप्लाई एयर, जो हमारी एयर है उसको सप्लाई कर देता है कंडीशनड स्पेस में। तो जो एयर का मूवमेंट है इस पूरे सिस्टम में इस ब्लोअर की मदद से होता है। ये एयर यहाँ पे आगे फैलता भेजता है, जिससे यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और पीछे से पूरी एयर को सक किया जाएगा। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डैम्पर। इसकी मदद से हम फ्रेश एयर की जो कितना प्रोपोर्शन होगा, कितने रिटर्न एयर और फ्रेश एयर में हमको क्या रेशियो रखना है, वो इस इन डैम्पर्स की वजह से मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है एक सेंट्रलाइज्ड जो एयर कंडीशन है उसका स्कीमेटिक डायग्राम। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सो हमारा जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसके कुछ एडवांटेज हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि इसमें हम कंडेंसर में को कूल करने के लिए एडिशनल कुछ प्रोविजन कर सकते हैं, जैसे ठंडे पानी की मदद से हम कंडेंसर को कूल कर सकते हैं, यानी कि हम ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं, हीटिंग भी कर सकते हैं। सो इसमें हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस हमारे हो सकते हैं? रनिंग कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू सेपरेट यूनिट्स। तो जो हमारी स्टैंड अलोन यूनिट होती हैं, जैसे जो हम अलग अलग रूम में लगाते हैं इंडिविजुअल, एसी, स्प्लिट एसी कह लें या विंडो एसी कह लें, उसके मुकाबले सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रनिंग कॉस्ट कम होता है, क्योंकि इक्विपमेंट हमारे बड़े होते हैं, उनमें हम उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम प्रोविजन कर सकते हैं, और सबका वो सबके सब एक ही जगह पे लोकेटेड होता है। It can be located in basement or at unimportant place away from air conditioned room। जो हमारा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है उसको हम बेसमेंट में लगा सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है जो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये किसका बेनिफिट है? इन दिस सिस्टम वाइब्रेशन एंड नॉइज डिस्टर्बेंस आर लेस एट एयर कंडीशन रूम। तो जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है कहीं दूर एक जगह पे लगा हुआ होता है, और जो हमारा रूम है उसमें सिर्फ या तो एयर आ रही होती है, कंडीशनड एयर, जो कूल्ड एयर है वो आ रही होती है, या फिर वहां पे चिल्ड वाटर का एक पाइप आ रहा होता है जिसके ऊपर हम एक ब्लोअर लगा के एयर को कूल करते हैं। तो दोनों ही केसेस में रूम में हमें नॉइज डिस्टर्बेंस या फिर वाइब्रेशन बहुत ही कम महसूस होता है। डिसएडवांटेज जो हमारे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, इट इज कॉस्टली एंड occupy a large space and it has large size duct। देखिए इसमें जो हमने एडवांटेज बताया वो है रनिंग कॉस्ट। सिस्टम को चलाने के लिए जो कॉस्ट है वो हमारी कम होती है, लेकिन इस सिस्टम को लगाने के लिए कॉस्ट, यानी कि जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो स्टैंड अलोन यूनिट के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ये जगह बहुत लेता है, क्योंकि, और दूसरा, हमें पूरी बिल्डिंग में फॉल्स सीलिंग लगा के उसके ऊपर से जो डक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम कूल्ड एयर को या वाटर, चिल्ड वाटर को भेजेंगे, वो हमको पूरी बिल्डिंग में उनका एक पूरा नेटवर्क बिछाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एयर कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे कार या ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें भी एयर कंडीशनर एक लगा हुआ होता है। जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो सेम है, वो भी वेपर कंडीशनर, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे ही काम करता है। सो इन ए पैसेंजर ड्राइवर कैबिन ऑफ ए व्हीकल, एयर कंडीशनिंग मींस कंट्रोल्ड एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इन पैसेंजर कैबिन ड्यूरिंग समर एंड विंटर। सो जो हमारा पैसेंजर कैबिन है या ड्राइवर कैबिन है, उसमें जो
ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो कि कंफर्टेबल हो पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर के लिए, समर में भी और विंटर में भी। सो इसके लिए हम व्हीकल में कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाता है। While the air conditioning system provide comfort to the passenger in vehicle, its operation in vehicle has twofold impact on the fuel consumption. तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी जगह पे एयर कंडीशनिंग करते हैं तो वो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, इन जैसे कार के केस में पैसेंजर्स हैं, व्हीकल के केस में उनके लिए कंफर्टेबल होगा, लेकिन इससे हमारी जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाती है, जिसके हमारे दो कारण होते हैं। पहला है बर्निंग एक्स्ट्रा फ्यूल टू पावर कंप्रेसर फॉर एयर कंडीशनिंग ऑपरेशन। क्योंकि एयर कंडीशनिंग जो हमारा सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम, उसमें हमें कंप्रेसर चाहिए होता है पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, और उस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें पावर चाहिए जो कि हमारी आती है गाड़ी के इंजन से। जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है उसी के साथ ही हमारा कंप्रेसर भी कपल्ड होता है। सो जो भी पावर हमारी जनरेट हो रही है इंजन से, उसका कुछ हिस्सा कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज होता है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करना पड़ता है, जिससे हमारी जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाती है जब हम एसी चलाते हैं। ये आपने जनरली देखा भी होगा। कैरिंग एक्स्ट्रा एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट लोड इन व्हीकल ऑल द टाइम। अब ये कंडीशन, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर हम एसी को यूज कर रहे हैं देन फाइन, बट अगर हम एसी को यूज भी नहीं कर रहे हैं तो भी जो पूरा सिस्टम है हमारा एयर कंडीशनिंग का, उसका लोड हमारा हमेशा गाड़ी में रहेगा। यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है, उसका इवेपोरेटर है, कंडेंसर है, उसकी डक्टिंग है, उसके पूरे वाल्व्स हैं, वो सारी चीज जो है वो हमेशा गाड़ी में रहने वाली हैं। तो हम एसी को यूज करें या ना करें, उसका जो वेट है वो हमेशा गाड़ी के ऊपर रहेगा ही, और जितना जाहिर सी बात है जो वेट है वो हमको कैरी करने के लिए इंजन को पावर यूज करनी पड़ेगी। तो हमेशा जो एक्स्ट्रा लोड के लिए हमें एक्स्ट्रा फ्यूल या फिर एक्स्ट्रा पावर यूज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये इसको डायग्रामेटिकली शो किया है। तो ये जो हमारी कार का फ्रंट एंड है, यहाँ पे हमारा एक फैन लगा हुआ है कंडेंसर के आगे, ये हमारी कंडेंसर कॉइल है, ये हमारा कंप्रेसर है, ये यहाँ पे एक छोटा सा हीट एक्सचेंजर है IHX जिसको हमने लिखा हुआ है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है, और ये हमारा इवेपोरेटर है जिसके आगे एक ब्लोअर लगा हुआ है जो हमारा पैसेंजर कैबिन में एयर को थ्रो करता है। सो हमारा कंप्रेसर रन करेगा, ये कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेंट को फॉरवर्ड करेगा इस कंडेंसर में, जहां से ये हीट रिजेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को। ये यहाँ से हाई प्रेशर लिक्विड इस हीट एक्सचेंजर में जाएगा, जो कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर से आ रहा है उसको तो सुपर हीट करेगा और खुद अपनी हीट दे देगा उस रेफ्रिजरेंट को जो इवेपोरेटर से आ रहा है, जिससे ये और ज्यादा कूल हो जाएगा। फिर ये जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में, वहां से इसका एक्सपेंशन होगा, यानी कि हमें मिलेगा लो प्रेशर लिक्विड, और ये लो प्रेशर लिक्विड जाएगा हमारा इवेपोरेटर की कॉइल्स में, जहां पे ये कैबिन से जो हवा आ रही है उसको कूल करेगा और वापस से हमारा ये कंप्रेसर में आ जाएगा। और ये ब्लोअर है जिसकी मदद से हमारा जो पूरा व्हीकल है उसके कैबिन की जो एयर है वो यहाँ कूलिंग कॉइल के ऊपर से होके पास होती रहती है, जिससे वो ठंडी हो जाए। इन ऑटोमोबाइल स्पेस इज लिमिटेड फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड कूलिंग लोड इज मल्टीफोल्ड दैट ऑफ ए रूम। सो जो आप जानते हैं कि जो हमारी ऑटोमोबाइल है यानी कि व्हीकल है, कार है, उसमें बहुत ही स्पेस लिमिटेड होता है, जिससे कि एयर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाती है। दूसरा, हम बाहर मूव कर रहे होते हैं, बाहर का जो है डायरेक्ट सनलाइट भी होती है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। दूसरा, जो हमारा लोड है वो भी मल्टीफोल्ड होता है, क्योंकि रूम के मुकाबले, क्योंकि जो पूरा व्हीकल है वो हमारा पूरा मेटल का बना हुआ होता है, तो बाहर का जो टेम्परेचर है या एनवायरनमेंट की जो हीट है वो बहुत ही आसानी से पूरा अंदर एयर में कार में या व्हीकल में अंदर आ सकती है। इसकी वजह से हमारा लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, जो हमारा इंजन है, इंजन चल रहा है गाड़ी का, तो वो भी बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, तो वो भी एक एडिशनल लोड इसमें आ जाता है, कहीं ना कहीं वो भी इसको इम्पैक्ट करता है। दूसरा, जो हमारे पैसेंजर्स हैं वो भी
हीट को जो हीट लोड है उसको इंक्रीज करते हैं। देयरफॉर मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड एयर वेलोसिटी आर हायर। तो जो हमारा कार का एसी होता है उसमें जो एयर फ्लो होता है वो ज्यादा होता है और साथ ही एयर की जो वेलोसिटी होती है वो भी थोड़ा ज्यादा होती है। So mass flow rate is in the range of 7 to 8 मीटर क्यूब पर मिनट। जो हमारी एयर है उसका फ्लो रेट होता है 7 से 8 मीटर क्यूब पर मिनट। साथ ही जो वेलोसिटी है वो 1 to 1.5 मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है। अगर फ्रेंड्स आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो जब हम एयर कंडीशनिंग के पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो समर में हम जनरल रूम्स में जो हम एयर वेलोसिटी यूज करते हैं वो जनरली 0.5 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होती है और विंटर में ये घट के 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। जबकि जो हमारा कार का जो रेंज है वो 1 से 1.5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स यहाँ पे एयर की वेलोसिटी जो कार एसी होता है उसमें ज्यादा होती है। सो फ्रेंड्स विद दिस जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं हमारा ये वीडियो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about the latest development in refrigeration and air conditioning fields. Till then, friends, stay tuned and thank you.